गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एमएड सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा ईटी एंड आईसीटी और टॉपिक है अपना ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग या शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमण। हमने देखा था कि प्रोग्राम जो होते हैं हमारे प्रोग्राम लर्निंग जो है हमारा दो टाइप का होता है, लीनियर और ब्रांचिंग। लीनियर मैंने आपको कल पढ़ाया था, आज हम देखेंगे ब्रांचिंग। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग के जो प्रतिपादक थे वो थे नॉर्मन ए क्राउडर। ठीक है, नॉर्मन ए क्राउडर जो थे उन्होंने जो है हमारा शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन की जो है का जो फ्रेम जो था वो तैयार किया था और इस में प्रभावशाली शिक्षण के अनेक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। किसके अंतर्गत? अभिक्रमिक अनुदेशन के अंतर्गत जो है हमारे सीख अधिगम के जो सिद्धांत हैं उनका प्रयोग किया जाता है। समस्त अनुक्रियाएं छात्र छात्रों द्वारा जो है इसमें नियंत्रित होती है ये, क्योंकि छात्र जो है वो स्वयं पढ़ता है और स्वयं उनको उत्तरों को ढूंढता है और उसके बाद उसको यह तुरंत प्रश्न पूछण की प्राप्ति होती है। इससे छात्र जो है उसके सीखने के लिए जिज्ञासा बढ़ती है। तो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग जो थे इसके प्रतिपादक कौन थे? नॉर्मन ए क्राउडर। प्रतिपादक नॉर्मन ए क्राउडर। ठीक है, ये ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में जो हमारा फ्रेम होता है बच्चे, जो हमारी विषय वस्तु होती है कि पाठ्य सामग्री जो होती है कि लीनियर की अपेक्षा जो होती है वो बड़ी होती है कि उसमें 4 लाइनें होती हैं, इसमें 4 से 8 पंक्तियां होती हैं और उस पंक्ति जो है हमारी विषय वस्तु जो है उसको जो है 8 पंक्ति का एक फ्रेम बना लिया जाता है। उस फ्रेम को बनाने के बाद में जो है मल्टीपल चॉइस बहु निर्वाचनीय प्रश्न तैयार किए जाते हैं। उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं 4 और उन ऑप्शंस के जो उत्तर होते हैं वो छात्रों को उस फ्रेम के अंतर्गत जो है पढ़ करके ढूंढने होते हैं। मान लीजिए आपका उत्तर ए था और वो उत्तर ए उसने लिखा कि आपका उत्तर ए जो है गलत है, ठीक है, या ए सही है। तो हमें सही है तो भी आंसर देना होगा कि सही इसलिए है, और अगर गलत है तो वो भी बताना होगा कि आपका उत्तर गलत है क्योंकि इसका उत्तर ये नहीं ये होगा। इस तरह से छात्र इस फ्रेम को पढ़ने के बाद में जो है जब उसको सही उत्तर की प्राप्ति हो जाती है फिर वो नेक्स्ट वाले प्रोग्राम पर जो हैगा अग्रसर होता हैगा। इसमें छात्र जो हैंगे वो ये प्रोग्रामिंग जो हैगी वो प्रतिभाशाली छात्रों के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होती है कि कमजोर छात्रों की अपेक्षा। और शाखीय प्रोग्रामिंग के अंतर्गत जो है छात्र जो है अंतिम व्यवहार तक जल्दी पहुंचता है। इस शैली में छात्रों की त्रुटियां करने की अपेक्षा उनकी मिलान पर ज्यादा जोर दिया जाता है। छात्र जो त्रुटियां करते हैं, गलती होती है तो उसमें उनका जो है वो क्यों हो रहा है इसलिए आपने पढ़ा है उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण। तो छात्रों की गलतियों का पता करके उनके उपचार करने की भी इसमें व्यवस्था होती है। और इसमें सभी छात्र जो है रेखी की तरह एक पद से दूसरे पद तक बढ़ने के लिए एक ही पथ नहीं अपनाते। आपने देखा है रेखीय प्रोग्रामिंग में तो हमें एक के बाद दूसरी रेखा में, दूसरी बार तीसरी रेखा में, यानी एक के बाद एक जो है हमें चलना होता है। लेकिन ये जो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है इसमें एक रेखीय में चलना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ऑप्शंस होते हैं कि हमारी मल्टीपल चॉइस होती है कि इसलिए छात्र जो है दूसरे पद तक बढ़ने के लिए उसको एक ही पथ नहीं अपनाना होता, बल्कि अपने अपने उत्तरों पर आधारित अलग अलग शाखीय रास्ते अपनाते हुए। शाखीय समझते हैं ना, ब्रांचिंग। लीनियर का मतलब तो ये हुआ इस तरह से, फिर यहाँ बड़े, फिर इस पे बड़े, फिर इस पे, और जो शाखीय है वो आपका जो कैसे होगा शाखाओं में, ठीक है, अलग अलग। तो इस तरह से जो है अंतिम पद तक जो है वो पहुंचता है छात्र।
ब्रांचिंग की क्या विशेषता होगी कि इसमें छात्र को एक ही पद को नहीं, एक ही मतलब पद पर आगे अग्रसर नहीं होना पता है। छात्र जो है अपने अनुसार ना अपने शाखीय रास्ते अपनाते हुए जो है आगे बढ़ता है। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या है इसकी ब्रांचिंग की। ठीक है, विशेषताएं। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में जो है शिक्षण सामग्री जो होती है कि वो लीनियर की अपेक्षा कैसी होती है, अधिक होती है। विषय वस्तु रेखीय की अपेक्षा इसमें अधिक होती है। शिक्षण सामग्री रेखीय की तुलना में अधिक होती है। यानी कि 4 से 8 पंक्तियां। ठीक है, नेक्स्ट हैगा सेकंड, छात्रों को विभिन्न पदों पर होकर अंतिम पद तक पहुंचने की स्वतंत्रता होती है। सेकंड पॉइंट, छात्रों को अंतिम पद तक पहुंचने की स्वतंत्रता होती है। क्योंकि इसमें क्या है, उसमें तो लीनियर में तो हमें एक पद के बाद में दूसरे पद पर जाना होता है, एक रेखा में चलना होता है। ब्रांचिंग में ऐसा नहीं है। मान लीजिए हमारा उत्तर जो है गलत आया तो फिर हम उसको दूसरे फिर पढ़ते हैं, फिर उत्तर गलत आया फिर उसको पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर जब उत्तर गलत सही आ गया तो फिर हम उसका उत्तर लिख देते हैं कि ये उत्तर हमारा सही है। इसमें छात्रों को अंतिम पद तक पहुंचने की स्वतंत्रता होती है। प्रश्न पोषण तुरंत देने की व्यवस्था होती है। मैंने आपको उसमें भी बताया था कि छात्र जैसे ही अपनी विषय वस्तु को पढ़ते हैं और प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं, उनको प्रश्न पोषण तुरंत मिल जाता है। पृष्ठ पोषण मिलने की तुरंत व्यवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसमें जब छात्र जो होता है छात्रों के समक्ष बहुविकल्प प्रश्न दिए जाते हैं और गलत अनुक्रिया करने पर छात्र को उसे सही करने के अवसर दिया जाता है। छात्र जब पाठ्य वस्तु को पढ़ता है उसके बाद में उसको एक प्रश्न होता है जिसके बहुविकल्पीय उत्तर होते हैं। तो छात्र जब उसको पढ़ता है तो जैसे उसका उत्तर गलत आया, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो गलत आने के बाद में उसको जो है सही उत्तर तक जो है पढ़ने की उसमें क्या होती है कि व्यवस्था की जाती है। छात्रों को बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर में गलत होने पर उन्हें ठीक है सही उत्तर प्राप्त करने के अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि वह अगले पद तक नहीं पहुंचता जब तक पहले मुख्य
पद का सही उत्तर उसको प्राप्त नहीं हो जाता है। यानी वो विकल्प जितने भी हैं उनको जिनके उत्तर वो दे रहा है उसमें जब तक उसको सही आंसर नहीं मिलता है तब तक उस फ्रेम को पढ़ता रहेगा, आगे दूसरे वाले फ्रेम पर नहीं जाएगा। और ये जो है छात्र केंद्रित प्रोग्राम है, छात्रों की तार्किक शक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह है छात्रों की तार्किक शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, छात्र जो है और छात्र केंद्रित प्रोग्राम है, यह है छात्र केंद्रित अभिक्रमण है। अब आता है आपका कि इस ये अभिक्रम जो है विभेदीकरण क्षमता, सृजनात्मकता तथा समस्या समाधान योग्यता के विकास में सहायक है। यह प्रोग्राम विभेदीकरण, सृजनात्मकता ठीक है, यह प्रोग्राम जो है विभेदीकरण, सृजनात्मकता तथा समस्या समाधान योग्यता सृजनात्मकता व समस्या समाधान ठीक है, सृजनात्मकता व समस्या समाधान योग्यता के विषय में सहायक होता है। तो ये थी आपकी शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं, और अब हम देखेंगे कि सीमाएं क्या होती हैं, लिमिटेशंस क्या है। ये बच्चे सबसे पहले तो ये है कि ये जो प्रोग्राम्स का जो फ्रेम बनाए जाते हैं तो संशोधन की इसमें आवश्यकता होती है, यानी हर साल जो है संशोधन की इसमें आवश्यकताएं होती है, क्योंकि पाठ्यक्रम बदलता रहता है ना, तो हर वर्ष संशोधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि जब तक हमने जो फ्रेम बना लिया एक बार हमने सेट कर लिया तो फ्रेम को हम हर साल यूज करें तो ऐसा नहीं है, उसमें हमें क्या है संशोधन करना आवश्यक है। और इसमें मैं जो है बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, और ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग छोटी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें पूर्ण विषय वस्तु को समाहित करना जो है कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें फ्रेम बनाने होते हैं तो हम पूरी पाठ्य वस्तु जो है उसको समाहित नहीं कर पाते। इसलिए ये ब्रांचिंग प्रोग्राम जो है ना वो
इसकी क्या है, ये सीमा है कि बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी है, विषय वस्तु को समाहित करना कठिन हो जाता है। बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी। नेक्स्ट, पूरी पाठ्य सामग्री को समाहित करना कठिन है। ठीक है, पूरी सामग्री जो है हमारी, हम उसको समाहित नहीं कर सकते। यह अपेक्षाकृत महंगा भी है बच्चे, क्योंकि प्रोग्राम्स इसमें पहले फ्रेम्स जो तैयार किए जाएंगे, एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होगी, फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, हर स्टूडेंट्स को के लिए जो है फ्रेम जो है तैयार करवाना पड़ेगा, फिर उसको फ्रेम देना पड़ेगा, तो ये महंगा भी पड़ता है। निर्माण के लिए कुशल प्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, योग्य कुशल प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता। ठीक है, महंगा है, फिर है कि बहुविकल्प प्रश्न करने के लिए अनेक बार छात्र बिना विषय वस्तु को समझे, बिना पढ़े, केवल अनुमान के आधार पर उत्तर देते हैं। ठीक है, छात्र जो है इसको क्या करता है, पढ़ता ही नहीं है और उसको पढ़ने के बाद में अनुमान लगा करके प्रश्नों के उत्तर को आगे टिक मार्क लगा देता है। तो इससे क्या होता है कि छात्र जो है उस पर जो है अन्य से टाइम वेस्ट होता है। फिर हम देखेंगे कि ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग जो है, तो ये तो हो गई आपकी सीमाएं और वो हुई थी आपकी विशेषताएं। अब हम देखेंगे कि ये प्रोग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं, यानी किसी भी विषय वस्तु को कैसे तैयार किया जाता है। तो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग का मैं आपको एक फ्रेम बताती हूँ कि आप जो है फ्रेम कैसे तैयार करेंगे और वो फ्रेम जो है आपको तैयार करने के बाद में कैसे प्रस्तुत करना है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को तुर्किस्तान के फरगना नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, मैं आपको विषय वस्तु बता रही हूँ। हुआ था, यह तैमूर का वंशज एवं चुगताई तुर्क था। उसके पिता जो थे शेख मिर्जा फरगना के शासक थे। बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद 14 वर्ष तक जो है 1494 में फरगना का शासक बना। बाबर मध्य एशिया के दो महान योद्धाओं तुर्की वीर तैमूर तथा मंगोल नेता चंगेज खान का वंशज था। तो इसमें हमको जैसे हमने विषय वस्तु लिखी, ठीक है, पहले तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर फ्रेम, फ्रेम संख्या 1 समझ आ गया। अब आप यहाँ पर जो है अपनी क्या लिखेंगे, विषय वस्तु, जो भी हमारी विषय वस्तु है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, विषय वस्तु। इसके बाद में आप जो है क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन का बनाएंगे और उस क्वेश्चन को जो है उत्तर देंगे कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का युद्ध कब हुआ। ठीक है, विषय वस्तु, फिर आपका यहाँ होगा प्रश्न और उस प्रश्न बनाने के बाद में आपके ऑप्शन होंगे क, ख, ग, घ। ठीक है, ये उत्तर होंगे आपके
और इसमें बच्चा जो भी है टिक लगाता है, मान लीजिए हाँ, और आपका ये उत्तर है गलत है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि आपका उत्तर गलत है। ठीक है, आपका उत्तर गलत है क्योंकि ये ऐसा नहीं इतने सन में हुआ था। इस तरह से जो है इसमें फ्रेम्स जो है बनाए जाते हैं। एक विषय वस्तु होती है 4-8 लाइनों की, उसके बाद एक प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न जो होता है हमारा बहुविकल्पीय होता है, उत्तर देने होते हैं, किसी भी एक उत्तर को देता है। अगर उत्तर सही आ गया फर्स्ट टाइम में तो आपको त्रुटि प्रश्न की जरूरत ही नहीं है, और अगर हमारा उत्तर गलत है तो यहाँ आप जो है लिखेंगे आपका उत्तर ख, आपका उत्तर गलत है। गलत है, अब गलत क्यों है यहाँ पर आप जो है कारण भी बताएंगे। ठीक है, पूरा लिखेंगे कि आपका उत्तर गलत है क्योंकि ये ऐसा नहीं ऐसा है। फिर अब आप पुनः विषय वस्तु संख्या 1 को पुनः पढ़िए। ठीक है, इस तरह से आपको जो है ये फ्रेम बनाने होते हैं। ये है आपका ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग के कौन थे प्रतिपादक? B.F. स्किनर, और ब्रांचिंग के प्रतिपादक थे नॉर्मन ए क्राउडर। दोनों ने जो है प्रोग्राम बनाए थे। और ये विषय फ्रेमिंग जो है क्या है, हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की जो है एक नई शिक्षण पद्धति है, जिससे छात्र जो है अपनी कैपेसिटी, क्षमता, योग्यता, अपनी गति, अपने समय के अनुसार जो है वो पढ़ता है और सीखता है, जिससे उसका जो अधिगम जो होता है वो स्थायी होता है। ये व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ठीक है, सीखने की एक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। छात्र को जो है पूर्ण केंद्रित होता है। ये प्रोग्राम लर्निंग जो है ये छात्र केंद्रित होती है। इस तरह से इसमें जो है हमारे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। मैंने आपको लीनियर का भी बता दिया था और शैक्षिक का भी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।